हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है ईट मन के और अस्थियाँ। अस्थियाँ का मतलब होता है हड्डी। ये चैप्टर आप लोगों को देखते ही पता चल गया होगा कि ये जो है हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। वैसे बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, आप लोग इसका जो है थ्योरी लाइन वाइज लाइन टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर उनके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वही क्वेश्चन को हम लोग जो है पूरा एक शेड्यूल में बांध कर लाए हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये समझ लीजिए कि अगर इस चैप्टर का आप एक भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपका 5 या जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है उससे 3 नंबर गायब हो जाएगा और जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है उससे 5 नंबर गायब हो जाएगा। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि हर एग्जाम हर ईयर में, ठीक है, आपका जो एग्जाम होगा उसका हर ईयर में जो भी एग्जाम हुआ उसमें ये पूछा है। मतलब इस चैप्टर से एक न एक क्वेश्चन आना जरूरी है। सारा का सारा क्वेश्चन तो किसी भी चैप्टर से नहीं आएगा, बट एक इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन करें। आप लोग को पता होगा कि बहुत साल पहले एक सभ्यता का उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, तो ये जो सभ्यता है, सभ्यता का मतलब क्या होता है? जो प्राचीन काल में जो सभ्यताएं विकसित थी, लोगों का रहने का ढंग क्या था, रीति रिवाज क्या थे, उसी के बारे में इसे पूछा गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग से धार्मिक रीति रिवाज पूछा, मतलब कि वहाँ जो लोग जो धर्म मानते थे वो क्या मानते थे, कौन से देवता को वो मानते थे, कौन से देवता की पूजा करते थे। ठीक है, पढ़ते हैं। हड़प्पा के लोगों के धार्मिक रीति रिवाजों का अनुमान उनकी कुछ मूर्ति, बर्तन और ताम्रपत्रों की चित्रों से मिल सकता है। देखिए, जो सभ्यता थी वो अब है नहीं, लेकिन उनके बारे में जानकारी जो है हम लोगों को मिलती है वो कुछ अवशेष छोड़े हुए हैं, जिसे खुदाई के दौरान कुछ चीज़ें मिली है जिससे लोग अनुमान लगाते हैं कि यदि जो वहाँ मूर्ति मिल रहा है, मान लीजिए जब वहाँ शंकर भगवान का अगर मूर्ति मिल रहा है तो कोई भी कह सकता है कि जरूर यहाँ जो है शंकर भगवान की रोज लोग पूजा करते होंगे। ठीक है, वहाँ देखिए बर्तन से भी लोग का जो बर्तन पर भी कुछ चित्र ऐसे थे जिससे कि पता चलता है कि लोग कौन से धर्म को मानते थे, कौन से देवता को मानते थे। ठीक है, मातृ देवी की अनेक मूर्तियां मिली है। मातृ देवी का मतलब जो माता है ना, आप लोगों को पता होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ चित्र में दिखाया गया था। ठीक है, मातृ देवी की अनेक मूर्ति मिली है। इससे पता चलता है कि मातृ देवी ही पूज्य देवी थी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी, तो मातृ देवी की। ठीक है, चलिए, एक मूर्ति ऐसी मिली है जो बिल्कुल नग्न है। नग्न कहने का मतलब उस पे जो है किसी लिबास, किसी कपड़ा वो मूर्ति पे नहीं पहनाया हुआ है, वो पूरा नग्न है। ठीक है, उनकी हाथ में कटार तथा गले में नरमुंडों की माला है। ठीक है, मतलब कि नर का मतलब समझते हैं, पुरुष के मुड़ियों का माला पहनी हुई है और हाथ में क्या है, कटार है। हाथ में क्या है, कटार है। किनके हाथ में? तो एक मूर्ति मिली है जो नग्न अवस्था में है। ठीक है, उसके हाथ में क्या मिला है, कटार मिला है और गले में मुड़ियों की माला मिला है, वो भी पुरुषों की मुड़ी का। ठीक है, इससे पता चलता है कि लोग देवी देवताओं प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी देते थे, मतलब पुरुषों की बलि देते थे। ठीक है, स्त्रियों की नहीं। इसलिए आज भी वही समाज है, आज भी लोग जो है पुरुषों की ही बलि दे रहे हैं। खैर, आप इसको जिस तरीके में समझिए, लेकिन पुरुषों को इससे यही एक सजेशन देंगे कि पुरुषों को बच के रहना चाहिए, नहीं तो बलि पे चढ़ा दिया जाइएगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि मातृ देवी के लिए मंदिर भी बनाए जाते थे या फिर मंदिर भी थे, अथवा ना ही मोहनजोदड़ो से इनके कोई देवता की मूर्ति मिली। ठीक है, इनके एक देवता को मोहनजोदड़ो से कोई अलग देवता की नहीं, एक देवता की मूर्ति मिली है जो आजकल के शिव देवता के नाम से जो है जानते हैं, मतलब कि शिव देवता से मिलता जुलता है। ध्यान से समझिएगा। हड़प्पा में क्या मिला है? हड़प्पा में
स्त्री को गर्भ से मतलब मातृ देवी का मूर्ति मिला है। दूसरा एक ऐसा चित्र मिला है जो नग्न अवस्था में, जिसके हाथ में कटार है और गले में पुरुषों की मुड़ियों का माला है, ठीक है। और वही एक कहाँ हड़प्पा में मिला है, जबकि मोहनजोदड़ो में एक ऐसा मूर्ति मिला है जो कि अगर देखने के तौर पे देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी हम लोग शिव भगवान की मूर्ति को प्रतिमा को देखते हैं, सेम उसी प्रकार से उस टाइम का फोटो जो है मिलता जुलता नजर आता है। इसलिए लोगों का कहना है, संभवतः ये कह सकते हैं कि वो फोटो किसका है, शिव भगवान का, ठीक है। ये लोग वृक्षों तथा पशुओं जैसे सांड, सांप और पत्थरों की भी पूजा करते थे। कहाँ वाला, मोहनजोदड़ो वाला। सांड हो गया, सांप हो गया, कुछ कुछ वैसा जीव है, वैसा पशु है जिसका भी पूजा वो करते थे। वृक्षों की भी पूजा की जाती थी, ठीक है। तो आपको यहाँ के लोग जो है उनका धार्मिक रहन सहन रीति रिवाज कैसा था ये तो समझ में आ ही गया होगा। हड़प्पा, ये पूछा हड़प्पा के बारे में है, लेकिन हम लोग कुछ कुछ बातें मोहनजोदड़ो के बारे में भी लिख दिए। देखिए, जब भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे तो लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि जब आप किसी को थोड़ा सा उसका पॉइंट जानते हैं तो उसके 2 लाइन ऊपर और 2 लाइन नीचे जितना कोशिश कीजिएगा कि हम लॉन्ग करके लिखें, आपको नंबर उतना ही विशेष देगा। लेकिन ऐसा नहीं कीजिएगा कि पूछेगा हड़प्पा और कुछ लिख दीजिएगा चंद्रदुड़ो के बारे में, तो गलत रह जाएगा, तो फिर नंबर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो भी लिखिएगा कोशिश कीजिएगा कि सटीक आंसर हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता की खोज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मतलब इसके बारे में वर्णन कीजिए कि इसकी खोज कैसे हुई, किसने खोज किया, है ना। कौन था जो हड़प्पा को हड़प्पा कहा या सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। देखिए, किसी का नाम अगर रखाता है तो नाम रखाने के पीछे रीजन जरूर होते हैं। जैसे बच्चे का नाम कब रखाता है, जब उसके मम्मी पापा उसको देखते। कुछ कुछ बच्चा को क्या देखिएगा कि नाम तो जो ऑफिशियल नाम होता है वो होता ही है, लेकिन कुछ का उसका एक्टिविटी देखकर भी उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी शहर वगैरह होता है वो या तो जो राजा उसका स्थापना किया उसके नाम पर रखाता था, नहीं तो उसके कुछ वैसा शहर के लक्षण मिलते थे, जैसे जो नदी के किनारे हो गया, जिस नदी के किनारे हो गया उसी नदी के आधारित उसका नाम रखा दिया जाता था, ठीक है। तो वही बात पूछा है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज पर संक्षिप्त वर्णन करें, मतलब इसका खोज कैसे हुआ। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक जगह यानी हड़प्पा में उत्खनन का कार्य कराया, जो 1925 तक चलता है। दयाराम साहनी नामक एक व्यक्ति थे जो 1921 में उत्खनन का कार्य मतलब कि चालू करवाए, जो उत्खनन का कार्य 1921 से लेकर 1925 तक वो चलते रहा, ठीक है। इसके बाद 1926 से 1933 तक मधुस्वरूप वत्स के निर्देशन में, है ना, उत्खनन का कार्य हुआ, मतलब पूरा संपन्न हो गया, पूरा समाप्त हो गया, ठीक है। मोहनजोदड़ो में 1922 से 23 में राखल दास बनर्जी के निर्देशन में उत्खनन का कार्य आरंभ हुआ। कब? 1922 या 23 में। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता का खोज कब हुआ, तो 1922 में, ठीक है। एक बात और, यदि जो 1922 के जगह पर 1923 रहे तो 1923 भी टिक आउट कर देना है। लेकिन ध्यान रहे कि जब 1922 रहे तो 1922 को करना है, ना कि 22 और 23 दोनों दे दे तो 22 को छोड़कर 23 को कर देना, नहीं। जब 22 ना रहे, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्टिव में 22 ना रहे तब 23 को टिक आउट करके वहां से निकल देना, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया? 1922-23 में राखल दास बनर्जी के द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। इसके बाद सर जॉन मार्शल मैकविलर के निर्देशन में उत्खनन कराया गया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा नामक शहर के कारण पड़ा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि जिस एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी वो जो एरिया था उसको लोग हड़प्पा के नाम से जानते थे, इसलिए उस सभ्यता का नाम भी लोग क्या रख दिया? हड़प्पा सभ्यता रख दिया, ठीक है। चलिए, यहाँ तक मामला सेट है आप लोग को। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें जो है कोई किसी प्रकार की जो है प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये सब जो है शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, इसको आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ज़्यादा रट्टा नहीं मारने की जरूरत होगी। पूछा है कि कार्बन 14 विधि के बारे में आप क्या जानते हैं? कार्बन 14 विधि होता क्या है, इससे हम क्या ज्ञात करते हैं, ये इससे क्या मिलता है, ठीक है। क्यों हम कार्बन 14 होता है C14 उसको हम क्यों यूज करते हैं? चलिए,
तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि को कहा जाता है। ठीक है, देखिए तिथि निर्धारण, जब किसी चीज के बारे में जानना है ना, जानने की जरूरत पड़ती है, तब हम कार्बन 14 है ना, कार्बन 14 विधि जो होता है उसका उपयोग करते हैं। जैसे कोई चीज मिला हमको, अवशेष कोई मिला, ठीक है, तो ये कितना साल पुराना है ये हम कैसे जान पाएंगे, तो यही विधि लगाते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों को पता चल जाता है कि यह वस्तु जो है इतना साल पुराना है। ठीक है, इस विधि का खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री B.F. लिम्बी द्वारा सन 1946 में की गई थी। कब की गई थी? एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम B.F. लिम्बी था, है ना, वो 1946 में C14 विधि का जो है वो मतलब कि उसका जो है विश्लेषण किए थे, मतलब उसके बारे में लोगों को बताए थे। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 या कार्बन 14 जो है वो जीवित वस्तु के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा, लेकिन कार्बन 12 जो वो खासकर जीवित वस्तु के लिए और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 रहे तो स्थिर रहता है, मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है, और फिर जिस पर पदार्थ की कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम माना जाता है। देखिए कार्बन 14 में क्या होता है कि जैसे जैसे इसका कोई चीज कार्बन 12 अगर निकलता है तो कोई जीवित वस्तु को यह पता लगाया जाता है कि यह नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन 14 का क्षय होने लगता है, उसका मात्रा कमने लगता है, तब माना जाता है कि यह जितना इसमें कार्बन जितनी कम होगी, ठीक है, उतना माना जाता है वो उतना ही क्या होगा, पुराना होगा। इसे एकदम हम एकदम पृथ्वी के गर्भ से एकदम पुराना कोई धातु निकाल कर ला, और तो उसका हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि ये कब का है, कितना पुराना साल है, तो यही कार्बन 14 विधि में क्या किया जाता है कि कार्बन का मात्रा जितना कम होता है, लोग वैज्ञानिक देखो आम आदमी नहीं बता सकता है कि कितना नया है कितना पुराना है, लेकिन जब वह कार्बन 14 विधि लगाता है उसमें कार्बन की मात्रा देखता है, और कार्बन की मात्रा जितना कम होती है लोगों का मानना रहता है कि वो उतना ही प्राचीनतम है, उतना ही पुराना है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4। पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? पुरातत्व क्या होता है? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के ये निदेशक थे जॉन मार्शल, आप लोगों को इसके पहले ही नाम लिए थे। खनन के द्वारा पृथ्वी के गर्भ से निकले हुए पदार्थों का पुरातत्व कहा जाता है। जो खनन होता है, उत्खनन होता है, खना जाता है ना, खन कर जो पृथ्वी के गर्भ में यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो पदार्थ होते हैं, है ना, वो पदार्थ निकले हुए पदार्थ को हम लोग पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, पुरातत्व संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोदना। पुरातत्व का अर्थ क्या होता है? खोदना। जब हम पृथ्वी के अंदर किसी भी पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले वस्तु जिसको हम उत्खनन करके या खनन करके उसे प्राप्त करते हैं, तो वह उत्खनित वस्तु हमें पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटा क्वेश्चन था, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता, जैसा आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो शहरी सभ्यता थी, और शहरी सभ्यता के साथ साथ वह विकसित थी। शहरी तो थी, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सिंधु, ये सब जितनी भी सभ्यताएं थी प्राचीन काल में, वो सब विकसित सभ्यता थी। ठीक है, तो उसमें प्रकाश डालने के लिए इस बात पे कह रहा है कि वहाँ की सड़क कैसा था। अब शहर रहेगा तो शहर में देखिए ये सब क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे सकते हैं। शहर था, वो भी विकसित शहर था, तो श्योर है कि सड़क भी बढ़िया होगा। लेकिन अभी के अगर मामले में देखा जाए तो अभी तो शहर में भी सड़क जो है अभी आधुनिक काल में देखा जाए तो सड़क जो है वो समझिए कि शहर को ही पूरा बर्बाद करके रखे हुए। नाली, क्योंकि नाली वहाँ जो सड़क बनाता है वो नाली नहीं बनाता, नाली का याद बाद में पड़ता है। लेकिन हड़प्पा की क्या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में सड़क की सबसे खास बात यह है, यहाँ पहले नंबर नाली बना लेता था, उसके बाद सड़क बनाता था। ठीक है, चलिए जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सड़क व्यवस्था बहुत उत्तम थी, हम इसको अच्छा नहीं कर सकते, बहुत उत्तम थी, मतलब कि अच्छा में भी अच्छा थी। ठीक है, यहाँ की सड़कें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। सड़कें के दोनों किनारे पर नाले बने हुए थे। नाले में समझते हैं नाली जिसको कहते हैं, है ना, नाला वो मत समझ जाना जिसमें पानी बहता है, नदी वाला। ठीक है, ये जो है नाला जिसको नली टाइप के रहता है साइड साइड में, वो बने हुए थे। ठीक है,
जब भी कभी बारिश होती थी तो नाले द्वारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। अब जो सड़क बनाता है ठेकेदार लोग, वो क्या करता है, पहले सड़क एकदम ठेका लिया, बना दिया, और सड़क बनाने के बाद उसको याद पड़ता है ओ नाली तो हम बनेबे नहीं किए, तो बाद में वही सड़क को खोदता है, मतलब कि नाली बनाने के लिए खनता है और फिर नाली बनाता है। उसके बाद पता चलता है कि अभी तो नल जल वाला भी बाकी है, तो फिर नल जल के लिए खनता है। मतलब इस प्रकार से टाइम पास जो है करते रहता है। आजकल के ठेकेदार, आजकल की शहर में ऐसी बातें होती, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले नाली बनाता था, उसके बाद सड़क बनाता था, और सड़क के दोनों साइड नाली होता था, ठीक है। सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे बने हुए थे, ठीक है। बड़ी सड़कों पर कई छोटी सड़कों का भी निर्माण किया गया था। मतलब जो बड़ी सड़क थी उस पर छोटा छोटा सड़क भी गांव की ओर मतलब कि जाया हुआ रहता था, ठीक है। एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण डिग्री पर काटते थे। समकोण डिग्री पर काटने का मतलब अगर कोई सड़क ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो कोई सड़क यहाँ पर ऐसे समकोण पे काटेगा, ठीक है। आजकल के सड़क क्या एकदम ऐसे एकदम स्पाइरल घूमता, पता नहीं चलेगा, इधर से इधर, इधर से इधर। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सड़क जो थी एकदम बिल्कुल समकोण पर, तिरछा उर्छा नहीं हो सकता। जो सड़क है वो बिल्कुल सीधा रहेगा, अगर उससे कोई सड़क पास भी होगा तो बिल्कुल समकोण पर काटेगा, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था बहुत ही उत्तम थी, बहुत अच्छा। मतलब कि यहाँ की सड़क में कोई लोचा नहीं, जो भी सड़क बना हुआ एकदम स्वच्छतम बना हुआ, शुचितम बना हुआ। एकदम कह सकते हैं कि जाने आने में अगर आप खाली पैर भी जाइएगा तो मिट्टी आप कीचड़ नहीं लगने की डर रहता था। ऐसा सभ्यता था, हम भी देखे नहीं हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें पूछा गया हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाल, इसके बारे में बताना है कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कैसे उत्पन्न हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या। हड़प्पा सभ्यता जो है इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,660, यानी इसको 13 लाख के लगभग में कह सकते हैं। 13 लाख वर्ग किलोमीटर था ना हड़प्पा सभ्यता। मतलब ये देखो, आप लोगों को पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो कैसी सभ्यता थी, ये त्रिभुजाकार थे। लेकिन एक बात और पढ़े होंगे आप लोग कि इसका चौहद्दी भी होता है। अब किसी किसी के दिमाग में आया होगा कि त्रिभुजाकार है तो इसका चौहद्दी कैसे हुआ होगा, तो इसका चौहद्दी ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका चौहद्दी इसमें लिखा हुआ होगा तो बताया जाएगा आप लोग को। ऐसे इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख के लगभग में है ना। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर मतलब समझते हैं इसका स्क्वायर फीट, ठीक। हड़प्पा सभ्यता विश्व में सबसे प्राचीनतम सभ्यता। पूरे विश्व में जितनी भी सभ्यताएं मतलब कि उत्खनन के बाद लाया गया नजरिए में, वो सबसे ज्यादा प्राचीन माना गया तो हड़प्पा सभ्यता को। यहाँ से उत्तर में दायमाबाद, देखो चौहद्दी भी दे ही दिया। यहाँ के उत्तर में दायमाबाद जो कि अभी कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर भारत में अगर रह रहे होंगे तो यहाँ के जो एरिया है लद्दाख और कश्मीर आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। कहाँ पड़ता है, दायमाबाद कश्मीर में पड़ता है। कौन सा दिशा में है, उत्तर में, ठीक है। दक्षिण में मांदा है, दक्षिण में मांदा जो कि फिलहाल महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र, कश्मीर भी अपना ही देश का हिस्सा है और महाराष्ट्र भी अपना ही। कुछ ऐसी सभ्यता थी जो कि अभी फिलहाल पाकिस्तान में है। पश्चिम में सूतकांगेडोर है ना, और पूर्व में आलमगीरपुर जो कि फिलहाल बंगाल में स्थित है, ठीक है। इसका चौहद्दी आप लोगों को याद हुआ, नहीं याद हुआ तो थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा। उत्तर में है क्या, उत्तर में दायमाबाद है ना, दक्षिण में मांदा, पूर्व में आलमगीरपुर, शॉर्ट लिख रहे हैं, पूरा पढ़ लीजिएगा, और पश्चिम में सूतकांगेडोर है ना, सूतकांगेडोर। ये कैसे याद करना है, जिस प्रकार से आप इसका चौहद्दी भारत या बिहार की चौहद्दी याद करते हैं ना, सेम उसी प्रकार से उत्तर में मांदा, दक्षिण में दायमाबाद, इस प्रकार से रट्टा मार लीजिएगा। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में भी, ये पूछेगा, सीधे बोल देगा बताइए हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या था, हड़प्पा सभ्यता के उत्तर दिशा में कौन सी जगह उपस्थित है, ठीक है। फिर पूछ देगा कि दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है। तो इस प्रकार से ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछने की संभावना होता है, इसलिए याद कर लीजिएगा इसको। यह पूरा क्षेत्र